हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के थर्ड चैप्टर को लेकर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इसको लेकर डिटेल में चर्चा करी। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं, अब वो हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस तरीके से वो प्रॉपर्टीज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और जानकारी देते हैं। ठीक है, हर एक चीज को हमें डिटेल में पढ़ना है और उनको समझते हुए चलना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड या उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज क्या है। राइट, चलिए अगर हम बात करें फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म by which two charges kept at a distance exert force on each other। यानी विद्युत क्षेत्र की अवधारणा हमें समझाने में मदद करती है कि दो अवशेषों की एक दूरी पर रखकर एक दूसरे के बल कैसे लगता है। कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए दो चार्ज हैं, एक ये चार्ज हो गया और एक ये चार्ज हो गया। ये दोनों एक दूरी पर हैं और उन दूरी पर रखे हुए चार्जों से अब हमें यहाँ से समझने के लिए पता चलता है कि वह एक दूसरे के ऊपर बल किस प्रकार लगा रहे हैं। फर्दर, एज एन अल्टरनेटिव टू कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, it gives a method to find the force experienced by one charge due to another in terms of the electric field produced by it। यानी इसके अलावा स्थिर विद्युत में कूलम्ब के नियमों के विकल्प के रूप में यह एक तरीका देता है जिसे एक अवशेष द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के संदर्भ में दूसरे के कारण अनुभव किए गए बल को खोजने का है। अब इसका मतलब क्या है कि ये एक तरीके से कूलम्ब्स लॉ का अल्टरनेटिव है। कूलम्ब्स लॉ जिस तरीके से आपने बताया था ना, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये आपको कूलम्ब्स के नियमों से पता चलता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से हम उसके अल्टरनेटिव के तरीके से भी पता कर सकते हैं। कैसे, इसको समझो। मान लीजिए कहीं पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र पर एक टेस्ट चार्ज को आप रख दीजिए। अब उस टेस्ट चार्ज पे जितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, उस फोर्स की मात्रा वह कूलम्ब फोर्स की मात्रा के बराबर होगी। तो ये बात हमें कहाँ से पता चली? ये बात हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से पता चली। आगे, an electric line of force is the path along which a unit positive charge would move if it is free to do so। यदि वह स्वतंत्र होता है। अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज की। तो विद्युत बल रेखा वह पथ होती है जिसमें एक इकाई सकारात्मक आवेश चलेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा? मान लीजिए किसी चार्ज को आप फ्री कर दो, तो उस चार्ज को फ्री करने के बाद उसमें से जो लाइन फील्ड होती है, फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उनको हम लाइन से दिखाते हैं, उनको बोलते हैं एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है यानी विद्युत बल की रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा में सूचित करती हैं। द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। विद्युत बल की रेखा सीधी या विकृत हो सकती है। In case electric line of force is curved, then direction of electric field at any point is given by the tangent to the electric line of force at that point। यदि विद्युत बल रेखा वर्ग है तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की उस दिशा उस बिंदु पर विद्युत बल रेखा के स्पर्श रेखा द्वारा निर्धारित की जाएगी। क्या इससे समझे कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होते हैं वो कर्व होती हैं। देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फॉइल, अब जो मान लीजिए कर्व है, तो आपको कर्व पर डायरेक्शन कैसे बताते हैं? तो एक तरीके से ये कर्व है, अब इसको आपको डायरेक्शन बताना है, इस पे एक आप टेंजेंट खींच दीजिए, उस टेंजेंट से आपको इसकी डायरेक्शन पता चल जाएगी। तो वो डायरेक्ट टेंजेंट की डायरेक्शन जो होगी, वो टेंजेंट जो है वह दिशा बताएगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का उस पॉइंट पे। The strength of the electric field at any point is measured as the number of lines of force crossing a unit area held number to the line of force at that point। किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की शक्ति को एक इकाई क्षेत्रफल को उस बिंदु पर बल रेखाओं के समानांतर रखे जाने पर बल रेखाओं की संख्या रूप में मापा जाता है। अब इससे आप क्या समझे, इसको आप समझिए
कि इससे आप क्या समझे कि जो द स्ट्रेंथ है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में आप कैसे पता लगाओगे? तो उस पॉइंट पे कितनी नंबर ऑफ लाइन्स जो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी नंबर ऑफ लाइन्स उस एरिया में क्रॉस करती है। जैसे आपको मान लीजिए यह एक बॉक्स हो गया, इस एक बॉक्स में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉस करेंगी, वह नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पर यूनिट एरिया यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल की को लेकर जितनी जो है संख्या विद्युत बलों रेखाओं की जो संख्या होगी वह उसकी इंटेंसिटी बताएगी, तीव्रता बताएगा, उसकी शक्ति बताएगी। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। राइट, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में और देख लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं उनके कुछ निम्नलिखित जो है गुण दिए गए हैं, उनको एक एक करके देखते हैं। The lines of force start from the positive charge and end at the negative charge। ठीक है, बल की रेखाएं जो होती हैं, बल की रेखाएं होती हैं सकारात्मक अवशेष से शुरू होती है और नकारात्मक पर खत्म होती है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है, जैसे जो पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है, इस तरीके से। तो यानी ये सारी लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ से निकल रही है? पॉजिटिव चार्ज से। खत्म कहाँ पर हो रही है? नेगेटिव चार्ज पे। तो ये वाले पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव चार्ज से। और कहाँ पर खत्म होती है? नेगेटिव चार्ज से। दोनों चार्ज मिलके एक क्लोज लूप बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द लाइन ऑफ फोर्सेस originates from a positive charge or terminate at a negative charge, always at right angle to surface of the charge। तो हमेशा, कहने का मतलब ये है कि जब चार्ज से जो भी लाइन निकलेंगी, मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ से जो भी लाइन निकलेगी वो 90 डिग्री पर निकलेगी, 90 डिग्री पे निकलेगी। ठीक है, तो चार्ज की सरफेस से जो भी लाइन निकलेगी वह 90 डिग्री की का जो है कोण बना के निकलेगी। और कहाँ से निकलेंगी? पॉजिटिव चार्ज से। लेकिन जहां पर ये समाप्त होंगी, यानी नकारात्मक आवेश पर ये समाप्त होंगी, वहां पर भी यह 90 डिग्री का कोण बनाकर समाप्त होंगे। द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर। तो जो कंडक्टर होता है यानी बल की रेखाएं किसी चालक के माध्यम से नहीं गुजरती। ठीक है, तो कंडक्टर से नहीं पास करती हैं। द लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब देखिए ये जो तो बल की रेखाएं होती है, हम बात माने विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती है, यह कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। इसके पीछे का रीजन क्या? मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर दो रेखाएं आपस में इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पर जो है दिशाएं दो होंगी, एक तो ये दिशा बन जाएगी और एक ये दिशा बन जाएगी। तो यानी एक पॉइंट पर दो दिशा बन जाएंगी, जो कि संभव नहीं होता। यहाँ पर ये बात लिखी भी गई है। In case two line of force intersect at a point, then it will mean that at that point electric field has two directions, as it is not possible the line of force can never intersect each other। यदि दो बल की रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं तो इसका मतलब होगा कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हैं, चूंकि यह संभव नहीं है, इसलिए बल की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं छेड़ नहीं सकती, यानी काट नहीं सकती। The relative closeness of lines of force in different region of space gives the idea about the relative strength of the electric field in the different regions। तो विभिन्न अंतरिक्ष क्षेत्रों में बल की रेखाओं को अपेक्षित निकटता विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत क्षेत्र के अपेक्षित शक्ति के बराबर में विचार देती है। यानी कहने का मतलब है कि जो रिलेटिव क्लोजनेस है लाइंस ऑफ फोर्सेस की अलग अलग क्षेत्रों में, वह उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है, किसकी? विद्युत क्षेत्र की।
द लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, तो बल की रेखाएं लंबवत अर्थात लंबाई के हिसाब से संकुचित होती है। तो लॉन्गिट्यूडनली ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी यानी संकुचित होंगी, और लेंथ वाइज यानी दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स लीड टू एक्सप्लेन अट्रैक्शन बिटवीन टू लाइक चार्जेस। अगर दो लाइक चार्जेस होगा तो उनके बीच में ये अट्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। नेक्स्ट, द लाइन ऑफ फोर्स एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, और ये क्या करेंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। कब? एक दूसरे के ऊपर प्रेशर या एक्सर्ट कर दबाव डालेगी जब दो सेम प्रकार के यानी दो एक जैसे आवेश रहेंगे। यानी दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स लीड्स टू एक्सप्लेन द रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस, राइट। तो यानी ये दो चार्जेस के बीच में प्रतिकर्षण की बात करता है, यानी उनके बीच में अलग यानी बल की रेखाएं संपत्ति दो समान आवेशों के बीच धक्का देने यानी रिपल्शन की बात करता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर किसी भी विद्युत चालक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह हमेशा शून्य होगा। तो शून्य होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। द प्रॉपर्टी दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कॉन्ट्रैक्ट longitudinally leads to explain the attraction between like charges। जो हमने अभी प्राकृतिक इनका देखा, विद्युत बल रेखाओं की संपत्ति जो लंबवत संकुची होती है वह समान आवेशों के बीच आकर्षण को समझाने में मदद करती है। और वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं द प्रॉपर्टी दैट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, तो जो एक दूसरे के ऊपर बल जो है बल का प्रभाव करेंगे या बल डालेंगी, तो वो एक्सप्लेन करेगा, वो हमें बताएगा कि इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है, दो एक जैसे चार्जेस के बीच में रिपल्शन हो रहा है। आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इनका महत्व है, क्या क्यों इनकी हमें जरूरत है समझने की। The electric lines of force can be used to represent electric field due to point charge on a system of point charges। जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस पूरे क्षेत्र में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ जो है फील्ड पहुंचा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्या बताते हैं? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी देती है। तो यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि हालांकि बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं जो विद्युत क्षेत्र में प्रतिष्ठित करती हैं और वास्तविक होता है, लेकिन देखिए हमारी अर्थ पर कोई लैंगिट्यूड लैटिट्यूड नहीं है, कोई भूमध्य रेखा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये हमने खुद की समझने के लिए, हमारी पृथ्वी को समझने के लिए ये हमने कुछ जो है अपनी क्या कहते हैं इनको काल्पनिक रेखाएं बनाई हुई है। उन काल्पनिक रेखाओं का वास्तविक अर्थ नहीं है, लेकिन उन काल्पनिक रेखाओं की वजह से हम पृथ्वी के कई गुणों के बारे में, कई प्रकृतियों के बारे में, कई फीचर्स के बारे में समझ पाते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स व्हाइल मैग्नेटिक लाइंस आर ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप्स और एक्सटेंडेड टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर बोला गया है जो विद्युत बल रेखाएं हैं वह कभी संपूर्ण चक्र नहीं बनाती, जबकि चुंबकीय रेखाएं हमेशा संपूर्ण चक्र होती हैं या अनंत तक विस्तारित होती हैं। तो यानी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किसी भी प्रकार का क्लोज लूप नहीं बनाते। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज इमर्ज और टर्मिनेट नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, while magnetic line of force emanate from and terminate on the surface of magnetic material at any angle। अब इसको समझिए, जो विद्युत बल रेखाएं हैं हमेशा संवेदी चालक की सतह पर सामान्य रूप से उद्भवित होती है, यानी ऑलवेज इमर्ज और टर्मिनेट, तो या समाप्त होती है, तो नॉर्मल आएंगी, यानी 90 डिग्री का कोण बनाकर निकलेंगी या 90 डिग्री का कोण बनाकर वहां पर समाप्त होंगी। निकलेंगी कहाँ से? सकारात्मक आवेश से यानी पॉजिटिव चार्ज से, और वापस आएंगी यानी खत्म कहाँ पर होंगी? नेगेटिव चार्ज यानी नकारात्मक आवेश पर। जबकि चुंबकीय बल रेखाएं किसी भी कोण
पर चुंबकीय सामग्री की सतह पर उत्पन्न होती हैं या तो उस पर समाप्त होती हैं। Electric line of force do not exist inside a conductor, but magnetic lines of force may exist inside magnetic material. विद्युत बल रेखाएं एक चालक के अंदर मौजूद नहीं होती हैं, लेकिन चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय सामग्री के अंदर मौजूद हो सकती हैं। अब हम समझते हैं इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। किसके बीच में? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स के बीच में अंतर क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स linked with a closed surface may or may not be zero, but total magnetic line of closed force linked with closed surface is always zero as monopoles do not exist. देखिए, मोनोपोल का मतलब होता है कि आपने मैग्नेट में देखा होगा कि मैग्नेट हमेशा एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। अब इस मैग्नेट को काट भी दोगे तो यहाँ नॉर्थ साउथ बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ साउथ बन जाएगा। कहने का अर्थ है मैग्नेट में किसी भी प्रकार का एक पोल नहीं होता। वहीं चार्ज में हो सकता है, एक चार्ज हो गया, माइनस चार्ज हो गया, तो एकल चार्ज भी हो सकता है, यानी अकेला आवेश भी हो सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ बोला गया कि कुल विद्युत बल रेखाएं जो एक बंद सतह के साथ जुड़ी होती हैं शून्य हो सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन कुल चुंबकीय बल रेखाएं जो बंद सतह के साथ यानी क्लोज्ड सरफेस के साथ जुड़ी होती हैं वह हमेशा शून्य होती हैं। चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, अगर मैं चार्ज की बात करूं यानी प्रति लंबाई या प्रति इकाई लंबाई पर चार्ज को रेखीय चार्ज को क्या कहा जाएगा? रेखीय चार्ज कहा जाएगा, रेखीय चार्ज घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी। और ये इसके ऊपर क्या हो गया? चार्ज डेंसिटी अपन लेंथ। द चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। और प्रति इकाई प्रति क्षेत्रफल पर यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर चार्ज की को सतह चार्ज घनत्व कहा जाएगा, यानी सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। एक क्या यहाँ पर एरिया जिसका भी आप यूज कर रहे हो, यानी रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, जो भी एरिया आप ले रहे हो। द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो प्रति इकाई आयतन पर चार्ज के आयतन का घनत्व ए, यानी ये क्या है? पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, टोटल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लेकर देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पेनेट्रिंग नॉर्मल टू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी एक सतह के सामान्य घुसने वाली, यानी एक सतह में कोई एक सतह है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स यानी उसमें विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं की संख्याओं को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, यानी उसको क्या कहा जाता है? फ्लक्स। The electric flux passing through a surface is given by the product of electric intensity, the electric field intensity and the surface area perpendicular to the field lines। तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे आप दर्शाओगे? तो एक सतह के माध्यम से गुजरने वाली विद्युत स्रोतों और विद्युत तीव्रता के और क्षेत्रों रेखाओं के लंबवत क्षेत्रफल को उत्पादी द्वारा दिया जाता है। Electric flux through an elementary area ds is defined as the scalar product of area electric field। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे दिखाओगे? फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाएंगे, फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया, ये हो गया मेरा एरिया। डॉट प्रोडक्ट है तो इसको मैं यहाँ हटा के ds cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? cos थीटा, क्योंकि ये क्या है? स्केलर प्रोडक्ट है, तो स्केलर के लिए क्या आ जाता है? क्रॉस, और वेक्टर के लिए क्या आ जाएगा? साइन। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखा गया डायमेंशन, अब डायमेंशन देखते हैं क्या है। इट रिप्रेजेंट द टोटल लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द एरिया गिवन एरिया रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज वर्थ नोटिंग दैट। तो यह दिए गए क्षेत्र के माध्यम से गुजरने वाली
कुल बलों की रेखाओं को प्रतिनिधित्व करता है। राइट, क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। विद्युत संवहन के संबंध में यह ध्यान देने योग्य है। इट इज रियल स्केलर क्वांटिटी विद यूनिट्स। अब इसकी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो अब क्या हो जाएगा? यह वास्तविक स्केलर भौतिक मात्रा है जिसकी इकाई वोल्ट मीटर है। क्या हो जाएगी इसकी इकाई? वोल्ट मीटर। ml क्यूब t-3 a-1। तो ये याद रखेंगे, ये परीक्षा में आपकी पूछी जा सकती है। इट विल बी मैक्सिमम। अब देखो इन दोनों के बीच में cos थीटा आ गया। अब cos थीटा, अब मैं यहाँ लिखूं अगर phi इक्वल्स टू e ds cos थीटा। अब यह मैक्सिमम कब होगा? क्योंकि देखिए थीटा किसके बीच में होता है? 1 से -1 के बीच में आता है, ठीक है, और 0 के बीच में आएगा। लेकिन ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये वैल्यू 1 का मतलब है कि थीटा को कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। और मिनिमम कब होगा? जब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए, यानी थीटा ये वाली वैल्यू क्या हो जाए? 0। और 0 कब होगा? जब थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। सो इट विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा इक्वल्स टू 1, यानी थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी मैक्सिमम, यहाँ पर क्या हो जाएगा? थीटा जब उसके पैरेलल हो जाएगा। चलिए, फॉर अ क्लोज्ड लूप अगर हम बात करें तो अगर इसमें ध्यान देने की बात है, यहाँ पर देखिएगा थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि cos 90 होता है 1, सॉरी सही है, cos 0 1 होगा, ये 90 होगा, बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, कोई नहीं, ये राइट है, माफ कीजिएगा, ये राइट है। नेक्स्ट, फॉर अ क्लोज्ड बॉडी आउटवर्ड फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव व्हाइल इनवर्ट नेगेटिव। तो एक बंद शरीर के लिए बाहरी फ्लक्स को सकारात्मक माना जाता है, जबकि अंदर की ओर नकारात्मक माना जाता है। क्लोज्ड सरफेस, अब हम किसी क्लोज्ड सरफेस या फिर संवृत सतह की बात करें। अ क्लोज्ड सरफेस इज अ सरफेस वेयर वी कैन नॉट मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड विदाउट पासिंग थ्रू द सरफेस। यानी क्लोज सरफेस को या किसी सरफेस को क्लोज सरफेस कैसे मानेंगे? संवृत सतह को सतह वह सतह होती है जहां हम सतह के माध्यम से नहीं जा सकते, बिना सतह के माध्यम से अंदर से बाहर जाए। ठीक है, तो अंदर से बाहर नहीं जा सकते। अब आते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सतह क्या होती है? एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस ड्रॉन अराउंड अ चार्ज इज कॉल्ड अ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सतह एक आभासी बंद सतह जो एक चार्ज के चारों ओर खींची जाती है, उसे गॉसियन सतह कहा जाता है। यानी एक चार्ज है, उसके चारों तरफ हम एक सतह को मानकर चलते हैं, वो एक गॉसियन सतह कहलाती है। It can be any size or shape. It does not pass through any discrete charge. तो यह किसी भी आकार विकार की हो सकती है। तो गॉसियन सरफेस ऐसा नहीं है किसी एक शेप और साइज की होगी, वह किसी भी आकार या विकार की हो सकती है, या किसी भी विशिष्ट चार्ज के माध्यम से नहीं गुजरती। तो यह किसी विशिष्ट चार्ज के माध्यम से नहीं गुजरती। प्रॉपर्टीज ऑफ गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सतह का गुणधर्म क्या होता है, यानी उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। तो सबसे पहली बात, यह काल्पनिक बंद सतह है। दूसरा, इट नेवर टचेस द चार्ज, यह कभी भी आवेश को छूता नहीं। अगला, द सरफेस कैन हैव एनी आर्बिट्री शेप, इट मे और मे नॉट क्लोज और इनक्लोज एनी चार्ज। तो सतह का कोई भी मनमाना आकार हो सकता है, यानी कोई भी आकार हो सकता है। यह आवेश को सम्मिलित कर सकता है या नहीं भी कर सकता, यानी मे और मे नॉट भी। द गॉसियन सरफेस इज सिलेंड्रिकल फॉर लाइन। तो किसी एक लाइन के लिए, आप देखो मैं बता देता हूँ, किसी एक लाइन के लिए क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल, इस तरीके से हो जाएगा, लाइन के लिए सिलेंड्रिकल हो जाएगा। तो गॉसियन सतह एक लाइन चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल चार्ज वितरण के लिए सिलेंड्रिकल होता है।
लेकिन एक बिंदु चार्ज के लिए गोलाकार हो जाएगा, यानी स्फीयर हो जाएगा। The Gaussian surface must pass through the point where electric intensity is to be find out। यानी गॉसियन सतह को उस बिंदु से होकर गुजरना चाहिए जहां विद्युत तीव्रता का पता लगाना जाता है। तो गॉसियन सरफेस हम वहां बनाते हैं जहां पर हमें विद्युत की तीव्रता यानी हमें पता करनी होती है। कार्ल फ्रेडरिच गॉस, तो सबसे पहले हम बात करें गॉस थ्योरम को लेकर, किसने बात करी? कार्ल फ्रेडरिच गॉस एक जर्मन साइंटिस्ट थे, एक जर्मन वैज्ञानिक थे। 1777 से 1855 के बीच में इनका जन्म हुआ। His theorem is just the mathematical statement of the fact that the number of lines of force leaving in a closed surface indicate the amount of charge containing it। यानी इन्होंने जो इनकी थ्योरम थी उसका एक गणितीय सूत्र दिया था कि उनका प्रेम्य केवल गणितीय कथन है जो यह सूचित करता है कि एक बंद सतह से निकलने वाले बल रेखाओं की संख्या उसमें समाहित चार्ज की मात्रा को सूचित करती है। According to him, the total electric flux through any closed surface is equal to 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the surface। तो उनके अनुसार किसी भी बंद सतह के माध्यम से कुल विद्युत रिसाव 1/एप्सिलॉन नॉट गुण सतह द्वारा घेरे गए नेट आवेश के बराबर होता है। A Gaussian theorem, Gauss law can be explained to find electric field for a certain charge distribution where Coulomb's law cannot be applied on। यानी गॉस का नियम किसी विशेष चार्ज वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र का पता लगाने के लिए लागू किया जा सकता है जहां कूलम्ब के नियमों का लागू नहीं किया जा सकता। Also, Gauss law correctly expresses the electric field produced by any time varying magnetic field and not Coulomb's law। तो साथ ही गॉस का नियम सही रूप में समय के साथ बदलने वाले चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को व्यक्त कर सकता है, कूलम्ब का नियम नहीं कर सकता। कूलम्ब का जो है बहुत साधारण नियम रहा है, वहीं गॉस का जो नियम है या जो गॉस की थ्योरम है वह काफी स्पेशल रही है, काफी जो है अलग रही है, जो हर एक नियमों को अपने साथ जो है एक्सप्लेन कर सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 0। तो हमें क्या ध्यान देना है कि कोई भी चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर होगा उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? 0 होगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये हम अपने अगले चैप्टर में जो है पढ़ेंगे। तो आज के चैप्टर में हमने गॉस थ्योरम को पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फोर्सेस इन सब के बारे में जानकारी करी। तो जो भी चीजें आपको बताई गई उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, क्योंकि जब हमारी परीक्षा में पूछी जाएंगी तो जो आपको ये बातें हैं वो याद रहें। आगे हमें देखना है, आगे ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो इनको हमें टुकड़ों में पढ़ते हुए समझते हुए चलना है, ठीक। तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो, गॉस थ्योरम तक प्रॉब्लम हो, उसके साथ साथ अगर आपको इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप आराम से लेक्चर को देखिए, अच्छे से सुनिए, चीज़ों को अटेंड करिए और इजीली ये जो सवाल है आपके हल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक डिफरेंसेस, ये डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, किसमें क्या डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस में क्या अंतर है, इन सब डिफरेंसेस के बारे में आपको पता करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो जब ये सारी जानकारी आपके पास रहेगी तो आप अच्छे से अपने परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे। तो फिर आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें आपको बताई गई होंगी वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, खासकर गॉस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड चीज़ें उनको ज़रूर अच्छे से समझते हुए चलना है आपको, क्योंकि वो आपकी परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और वहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी का शुक्रिया आज की कक्षा में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए जो चीजें आपको बताई गई उनको अच्छे से पढ़िए, राइट। धन्यवाद आप सभी का आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। अगली क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से अपनी क्लास को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच।